हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका AMIS स्टडी सर्किल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर काफ़ी दिनों के बाद। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पीसीएस मेंस की परीक्षा को ध्यान में रखकर कि आंसर राइटिंग किस प्रकार से की जाए और कैसे लिमिटेड टाइम में हमें आंसर पूरा कर लेना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं रह गया है, अगले ही महीने मेंस के एग्जाम्स हैं, तो हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे घड़ी देखकर और स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर आपका आंसर पूरा हो जा रहा होगा। AMIS स्टडी सर्किल में हम लोगों ने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चालू कर दी है। अगर आप में से कोई लोग जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, हर सैटरडे को रखी जाती है और इससे पहले कि हम एक्चुअल एग्ज़ाम में बैठें उससे भी पहले खुद को ज़रा जांच लेना चाहिए 3 घंटे के अंदर आपका पेपर पूरा हो पा रहा है या नहीं। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर का फॉर्मेट कैसा रहने वाला है इस बार। देखिए, पेपर का फॉर्मेट इस बार नया है। पिछली बार के फॉर्मेट में जिस प्रकार से एग्जाम्स हुए थे वैसा अब नहीं होगा। सिलेबस में भी चेंज किया गया है और लगभग वैसा ही सिलेबस है जैसा कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस का है। तो हमारे लिए मॉडल क्वेश्चंस के रूप में यूपीएससी जो इस साल हुआ है वो और यूपीपीसीएस जो पिछले साल हुआ था वो, उसको हम एक आधार मान सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन आए, लेकिन क्वेश्चन का तरीका आपको पता चल सकता है। ठीक है, तो 3 प्रकार के क्वेश्चंस होंगे सेक्शन ए, बी और सी में। सेक्शन ए में होंगे 5 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का होगा एक, और 50 वर्ड्स में लिखना होगा, यानी कि ये 20 मार्क्स का हो गया आपका। ठीक, पहला सेक्शन कितने का होगा? 20 मार्क्स का। ठीक है, सेक्शन बी है, इसमें 10 क्वेश्चंस होंगे, 8 मार्क्स का एक होगा, ये हो गया आपका 80 मार्क्स का। और इसी प्रकार से सेक्शन सी 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स, और ये हो गया कितने? 100, यानी कि टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर होगा GS 1। हम लोग GS 1 के बारे में कर रहे हैं और GS के सभी पेपर 200 मार्क्स के ही हैं। 6 पेपर होंगे, 6 दूनी 12, यानी कि 1200 मार्क्स हो गया। तो इस तरीके से फॉर्मेट होना है इस बार। तो आइए कुछ क्वेश्चंस, दो इसमें से और एक इसमें से देख लेते हैं कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो किस प्रकार से हमें आंसर लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। ओके, तो देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट आर उपनिषद एंड वेदांग, अर्थात उपनिषद और वेदांग क्या है, इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, 50 वर्ड्स में लिखना है। अब 50 वर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए हमको विशेष भूमिका निभाने की जरूरत नहीं है। जो पूछा गया है डायरेक्टली वही लिखना है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा स्कोप नहीं है। तो सीधे आप डिफाइन करेंगे किसको? उपनिषद को। क्या लिखेंगे? उपनिषद आर philosophical text, are philosophical text which deals with यानी कि जिसका संबंध किससे है? यूनिवर्सल सोल। किस चीज से? यूनिवर्सल सोल, एब्सोल्यूट mysteries of nature, or we can say it was based on the human reasons। ठीक है, हम कह सकते हैं कि उपनिषद में हमें अध्यात्म के बारे में जानकारी मिलती है। भारत का जो अध्यात्म है वो उपनिषदों में ही निहित है। ठीक है, इतना ये लिख देंगे। इसके बाद लिख सकते हैं कि द लिटरल मीनिंग ऑफ उपनिषद इज टू सिट नियर द गुरु। ये भी आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं चाहें तो। ठीक है, उपनिषद डिस्करेजेस व्हाट, ये किसको डिस्करेज करता है? इट डिस्करेज वेरियस रिचुअल्स, जो कर्म कांड है उसको प्रोत्साहित नहीं करता है। और किस पे वर्क करने की कोशिश करता है? इंडिविजुअल पे। किस पे? इंडिविजुअल, अर्थात ह्यूमन रीजन्स पे, अर्थात यूज योर ओन इंटेलिजेंस वाली बात है। इसमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करता है, बिना किसी दूसरे प्रभाव के आने के। आप अपनी बुद्धि का स्वयं प्रयोग कीजिए। आध्यात्मिक स्तर की बात हो रही है इसमें। साथ में इसको कैसे लिख सकते हैं लास्ट में? दे आर 108 इन नंबर्स। कितने हैं उपनिषद हमारे पास? 108, इन विच 12 आर ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस।
12 आर ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस। आप राइटिंग समझ जाइएगा, लेकिन आपको राइटिंग अच्छी बनानी है एग्जाम में, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस, ठीक है। सम ऑफ द, इसमें से देखिए जो उपनिषद हैं उन सबका संबंध किसी न किसी वेद से भी है। तो एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐत्रेय एंड कौस्तिकी उपनिषद्स आर रिलेटेड टू ऋग्वेद। बस, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इसको हो सके तो और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से 30-35 वर्ड तो इसी में आ गए हैं, लेकिन अगर आपका आंसर 50 से 55 वर्ड तक जा रहा है तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ वेदांग को भी डिफाइन कर देंगे। वेदांग आर द लिम्ब्स ऑफ वेदास। लिम्ब का मतलब यहां पर किस चीज से है? अंग से है, यानी कि वेदों के अंग हैं ये, वेदों के अंग अर्थात वेदांग, ठीक। ज्यादा स्कोप है नहीं हमारे पास, होगी वर्ड्स काफी कम दिए गए हैं। इसमें लिख सकते हैं दे आर 6 इन नंबर्स। इनकी संख्या कितनी है? 6 है। दे आर 6 इन नंबर्स। कुछ एक के नाम लिख दीजिएगा। शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, ठीक है ना, एस्ट्रोनॉमी है। इस प्रकार से अगर 6 के 6 नाम या तो 6 के 6 लिख दीजिए। अगर सब लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो 3-4 लिख के भी ये छोड़ सकते हैं और ये आंसर आपका हो जाएगा समाप्त। 50 वर्ड्स इस तरीके से पूरे कर लिए जाएंगे इसमें, और मैं मान के चल रहा हूँ कि इसमें से 4 मार्क्स कहीं नहीं गए अगर आपने ये सारी चीज़ें लिख दी हैं उसमें। और ये काम 2 मिनट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। दिस विल टेक नॉट मोर देन 2 मिनट्स, तभी आपको पेपर पूरा करने में मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए प्रैक्टिस करना इस समय बहुत ज़रूरी हो चुका है। समय ज़्यादा नहीं है तो कोशिश करिए आप सरल क्वेश्चन के आंसर लिखिए, लेकिन स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बीच में, यही कोशिश हमारी होनी चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 50 वर्ड्स का ही रखा है हमने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? सीधे डेफिनेशन लिखनी है। क्या ग्लोबलाइजेशन मीन्स व्हाट, है ना? व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन मीन्स द हसल फ्री ट्रेड, ठीक है, हसल फ्री ट्रेड, यानी कि व्यापार ऑफ व्हाट, ऑफ गुड्स, ऑफ गुड्स, सर्विसेस, इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ये इसकी परफेक्ट डेफिनेशन है जो किसने दी है? किसने दी है? WTO ने दी है। एज पर WTO भी लिख लो आप, एज पर WTO, ठीक है। आप जानते ही हैं कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट जो विकासशील देश हैं जैसे कि इंडिया है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उसको कितना इसका एडवांटेज मिला है, ठीक है। तो आप एक लाइन इसमें जोड़ सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, ठीक है, हैविंग पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, एज इंडिया कैन ट्रेड इन वेरियस सेक्टर्स स्पेशली इन एग्रीकल्चर थ्रू ग्लोबलाइजेशन। और आज की डेट में हम देख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने विश्व को कितना छोटा कर दिया है, ठीक है, विश्व की सीमाओं को हम लांघ चुके हैं। तो जिसमें ग्लोबलाइजेशन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो 1990s के दशक में आप देखते ही हैं कि भारत ने LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति का अनुसरण किया, उसको फॉलो किया। और जो विकास भारत ने 1950 से लेकर 1990 तक नहीं किया था, उससे कहीं ज़्यादा विकास 1992 से लेकर अब तक कर लिया है। तो जिसमें ग्लोबलाइजेशन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
और आज की डेट में भारत सरकार, जो मौजूदा सरकार है, इसने तो भारत को एक बहुत बड़े मंच के रूप में स्थापित करने के लिए कई चीज़ें कर रखी हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मेक इन इंडिया। ठीक है, ठीक है। तो मेक इन इंडिया इज व्हाट, इज अ कैंपेन टू मेक इंडिया अ मैन्युफैक्चरिंग हब लाइक चाइना। तो ये इसका परम उदाहरण हो जाता है। ठीक है, टू मेक इंडिया एज व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है, लेकिन अगर आपको इससे आगे नहीं लिखना है तो मत लिखना, इतने में भी आपको 3 से 4 मार्क्स मिल ही जाएंगे। अगर ग्लोबलाइजेशन की आपको थोड़ा और विस्तार देना है, ज़्यादा स्कोप है नहीं, 50 वर्ड्स में आप अपनी बात मुकम्मल तरीके से रख सकते हैं, 40 वर्ड्स में भी ख़त्म कर लेंगे तो कोई मार्क्स नहीं काटेगा आपके। ठीक है, ये चीज़ अगर आपने लिख दी एग्जाम में तो हो सकता है 4 नंबर आपको मिल जाए यहाँ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 100 वर्ड्स का है। 100 वर्ड वाले क्वेश्चन में अप्रोच थोड़ी सी अलग रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास इतनी संभावना है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, उस कीवर्ड को पकड़ना है पहले तो, और उसके बारे में या उससे शुरुआत करनी है उस क्वेश्चन के आंसर की, फिर उस चीज़ के बारे में थोड़ी सी उसकी बॉडी बनानी है, और लास्ट में हम उसको कंक्लूड कर सकते हैं बिना कंक्लूजन की हेडिंग डाले हुए। लास्ट में पढ़ने वाले एग्जामिनर को सारी बात समझ में आ जाएगी कि कहना क्या चाह रहे हैं आप। सॉरी, शुरुआत ऐसे करनी है। देखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर सईद अहमद खान इन मॉडर्न एजुकेशन। अगर मैं इसके बैकग्राउंड की बात करूं तो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा मॉडर्न इंडिया में जिसका नाम है रेनेसां, यानी कि पुनर्जागरण का काल। तो उस पुनर्जागरण के काल में राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, है ना, अग्निहोत्री जी और कई सारे ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने भारत के सोए हुए समाज को अपने तरीके से नई दिशा दिखाई। तो 19वीं सदी के भारत में 2 प्रकार के मूवमेंट हमको दिखाई पड़ते हैं, रिफॉर्म और रिवाइवल। रिफॉर्म यानी कि सुधारवादी आंदोलन, और रिवाइवल यानी कि पुनरुद्धार। ब्रह्म समाज की अगर हम बात करें तो वो एक रिफॉर्म मूवमेंट था, और अगर दयानंद सरस्वती का आर्य समाज की अगर हम बात करें तो वो रिवाइवल मूवमेंट था। हिंदू में देखने को भी मिला और मुसलमानों में भी देखने को भी मिला। तो हम देखते हैं कि मुस्लिम समाज में जो रेनेसां वाला जो फेज था वो काफ़ी लेट शुरू होता है, और इसके जनक माने जाते हैं सर सईद अहमद खान। तो ऐसे क्वेश्चंस की शुरुआत आप सीधे किससे करेंगे, सर सईद अहमद खान से ही करेंगे इस वाले क्वेश्चन में। अगर कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय आ जाए तो आप स्टार्ट किससे करेंगे, राजा राम मोहन रॉय से कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट विथ सर सईद अहमद खान, ठीक, जिनका टाइम पीरियड ये रहा है, देखिए 1817 से 1898 के बीच इनका जीवन काल रहा। ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न साइंस, और इनको बड़ा दुख होता था कि जो मुस्लिम समाज है वो इससे काफी दूर है। सो एक्चुअली ही वांट टू एजुकेट मुस्लिम मासेस, ठीक है, और उसमें काफी हद तक ये सफल भी रहे होंगे। वी कैन से दैट सर सईद अहमद खान इज द पायनियर ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन अमंग द मुस्लिम मासेस। ठीक है, तो मुस्लिम समाज को नई राह दिखाने का या उनके पथ प्रदर्शक के रूप में सर सईद अहमद खान का सबसे अहम योगदान है, और शायद इसी वजह से इनको इतिहास के पन्नों में जगह दी गई है। इनके अनुसार ही कंसिडर्ड व्हाट, कुरान इज द ओरिजिनल टेक्स्ट, कुरान इज द ओनली ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ इस्लाम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही होगी इन्होंने। और जो भी एसोसिएटेड टेक्स्ट हैं इस्लाम से उसको ये सही नहीं मानते थे। ये इस बात के भी हिमायती थे कि धर्म को समय के साथ परिवर्तित होना चाहिए, मतलब उसमें चेंज आते रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड। अगर ऐसा नहीं होता है तो धर्म जड़ हो जाएगा, इट कैन बी फॉसिलाइज्ड। तो कुछ इन सब चीजों को आंसर में जोड़कर आप, जो इनका मेन पर्पस था एजुकेट करने का मुसलमानों को, मुस्लिम मासेस को, उस पे आ जाएंगे इस चीज को लिखते लिखते। ही वांट टू इन्फ्यूज साइंटिफिक टेम्पर अमंग द मुस्लिम मासेस एंड ही एस्टैब्लिश्ड व्हाट, एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज इन 1875 इन अलीगढ़। Later this turned into what, Aligarh movement.
ही एनकरेज मुस्लिम टू डिस्कार्ड मेडिवल प्रैक्टिसेस इन इस्लाम। मध्यकाल में चलती आ रही जो भी प्रैक्टिसेस थी, जैसे कि पीरी और मुरीदी कल्चर जो था, उसके ये हिमायती नहीं थे, उसको इन्होंने डिस्करेज किया है और चाहते थे मुस्लिम मासेस से कि वो ऐसा करना बंद कर दें। साइंस यानी कि तरक्की की राह पकड़ें, तभी इनका उद्धार हो सकता है। देन ओनली दे कैन नो अबाउट देयर पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, तो मुस्लिम जैसे सोए हुए समाज को इन्होंने जगाने का अथक प्रयास किया, तो बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा होगा इनका। ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट अलीगढ़ मूवमेंट। इसी प्रकार अपने आंसर में करीब 20-25 वर्ड में अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में भी समझा दीजिएगा और साथ ही साथ उनके उस कंट्रीब्यूशन को भी लिख दीजिएगा। हिज कंट्रीब्यूशन इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अदर इंस्टीट्यूट्स आर एज फॉलोस। इन्होंने किसकी स्थापना करी? ट्रांसलेशन सोसाइटी इन गाजीपुर, मोहम्मदन एजुकेशनल कांग्रेस इन 1886 एंड यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन इन 1888 विद शिव प्रसाद ऑफ बनारस। ये कुछ कंट्रीब्यूशन है किसके? सर सईद अहमद खान के। ये कुछ ही एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, और आंसर में आपको सारे एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, जिससे आपका आंसर पूरा हो जाए। बस उन्हीं सब चीज़ों को आपको लिखना है। 100 वर्ड्स में लिखना था, 100 वर्ड्स पूरे हो गए हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिन शब्दों का इस्तेमाल मैंने किया है वही आप शब्दों का इस्तेमाल करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मैं तो खाली एक अपना आइडिया दे रहा हूँ इसमें। ओके, लेकिन आंसर ऐसा लिखें कि अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखें। उसकी थीम को पकड़ के रखिएगा। पूछा गया है जो वही लिखना है, कुछ और कहानी लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, इससे एग्जामिनर काफ़ी नाराज हो सकता है कि देखो पूछा था क्या और लिखा है क्या। अपने आप को लिमिट्स मतलब उसी फ्रेमवर्क में रखिए जिस तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तभी आपको मार्क्स मिल सकते हैं। मैं अगर आपकी जगह होता तो आंसर को कुछ इस प्रकार से ही लिखता, ये मेरा आंसर है, आपका कुछ और भी हो सकता है। यही मजा है किसका? ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट का। और आंसर अलग हो सकते हैं, लेकिन थीम सबकी क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। ओके, तो ये रहा एक एग्जांपल किस चीज का? 100 वर्ड वाले आंसर का। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ हिंड्रेंस डू रीजनलिज्म क्रिएट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया? रीजनलिज्म यानी कि क्षेत्रवाद की बात हो रही है। अब इस क्वेश्चन के आंसर को भी 100 वर्ड में पूरा करना है। इसमें सबसे बड़ा कीवर्ड खुद क्या है? रीजनलिज्म ही है। तो सबसे पहले किसको डिफाइन करेंगे आप? खुद क्षेत्रवाद को, कि ये क्षेत्रवाद क्या चीज है, उससे आप आंसर स्टार्ट करना शुरू करेंगे। रीजनलिज्म इज व्हाट? देखिए मैंने आपके लिखा है यहां पे, रीजनलिज्म इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दैट फोकसेस ऑन द इंटरेस्ट ऑफ पर्टिकुलर रीजन, ग्रुप और रिलीजन। यानी कि एक राजनीतिक विचारधारा है जो मुख्य रूप से किसमें केंद्रित है? किसी निश्चित स्थान, समूह या किसी निश्चित धर्म के। इट इंपैक्ट्स और क्रिएट्स वेरियस हिंड्रेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इस प्रकार की विचारधारा कई प्रकार की बाधा उत्पन्न कर सकती है भारत के विकास में। कैसे? एज फार एज द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल कोहेशन इज कंसर्न्ड। जहां तक भारत के आर्थिक विकास या आर्थिक वृद्धि और सामाजिक ताने बाने की अगर हम बात करें, तो उसकी मार्ग में बाधा का काम कर सकता है क्या? रीजनलिज्म। पॉलिटिकल में अपनी तरफ ध्यान आकर्षित कर सकता है। ठीक, रीजनलिज्म poses some of the key challenges in the overall progress of India. Some of them are as follows. आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं कि क्षेत्रवाद भारत के विकास में किस किस प्रकार से बाधा उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, किस किस प्रकार से कर सकता है? देखिए, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, सोशल कोहेशन, नेशनल यूनिटी, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा आप अपने आंसर में लिखेंगे कि इन सब का मतलब क्या है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी से मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर क्षेत्रवाद हावी है तो कहीं पर किसी चीज़ का विकास तो ज़्यादा हो जाएगा और कुछ क्षेत्र क्या हैं पीछे रह जाएंगे, कहीं का विकास ज़्यादा हो जाएगा, कहीं का कम हो जाएगा, तो एक बैलेंस नहीं बन पाएगा उसमें। तो ये एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर सकता है बैलेंस बनाने में। सामाजिक जो कोहेशन है ना, जो जुड़ाव है, उसमें बिखराव आ सकता है। देखते नहीं है कई जगह कि क्षेत्रवाद के कारण कितनी चीज़ें हावी रहती हैं और क्षेत्रवाद के कारण
हो सकता है कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी किसी खास जगह स्टैब्लिश होना ही नहीं चाहे। इस तरह की तमाम बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। राष्ट्रीय जो एकता है उस पर असर डाल सकती है क्या क्षेत्रवाद जैसी चीज, और पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन तो खैर है ही। इन सब चीजों को अपने आंसर में पॉइंट वाइज समझाएंगे और लास्ट में कंक्लूड करके ऐसा लिखेंगे कि रीजनलिज्म एक निश्चित दायरे तक तो ठीक है कि ठीक है। जैसे कि मैं उत्तराखंड की अगर बात कर लूँ तो उत्तराखंड का निर्माण जाहिर सी बात है कि भौगोलिक आधार पे हुआ था, भौगोलिक आधार यानी कि ज्योग्राफिकल बेसिस पे हुआ था, और उत्तर प्रदेश के साथ रहने की वजह से इसका वो विकास नहीं हो पा रहा था जैसा कि होना चाहिए था, यानी कि इस पे विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा था। मान लेते हैं बात को, उत्तराखंड का निर्माण कर दिया गया, ठीक है। हालांकि उत्तराखंड की अपनी चुनौतियां अभी भी हैं, वो एक अलग मैटर है, वो इस आंसर से उसका संबंध नहीं है। लेकिन अगर यहाँ कोई चीज अगर हावी है कि क्षेत्रवाद अगर हावी हो जाए यहाँ पर कि सब कुछ डेवलपमेंट यहीं पर हो, तब तो बैलेंस बिगड़ जाएगा ना। अब जैसे हल्द्वानी जैसी जगह हमें हम रह रहे हैं तो इसको मैं एक कॉस्मोपॉलिटन के रूप में धीरे धीरे डेवलप हो रहा है हल्द्वानी, ठीक है। तो उत्तराखंड में अगर हम रिमोट एरियाज में जाएं, पहाड़ी क्षेत्र में, तो वहां पर आपको इज्म, वहां पर आपको क्या नजर आएगा, एक खास किस्म का इज्म नजर आएगा। इज्म यानी कि वाद, जो किसी भी तरीके से ठीक नहीं है, चाहे वो कास्टिज्म हो, चाहे वो रीजनलिज्म हो, चाहे वो रिलीजनिज्म हो, सो मैनी इज्म आर देयर। तो दिल्ली है, बॉम्बे है, दीज आर नॉट द सेंटर ऑफ इज्म, दे आर कॉस्मोपॉलिटन। यहां पर कई प्रकार के लोग आपको मिल जाएंगे, वहां पर इस प्रकार का तनाव आपको देखने को नहीं मिलेगा दिल्ली और बड़े महानगरों में। तो हल्द्वानी जैसे शहर में मैं रह रहा हूँ, यहाँ पे नैनीताल जिले का है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कई वर्ग के लोग रहते हैं। धीरे धीरे ही सही, हल्द्वानी कुमाऊं वाले क्षेत्र में सबसे तेजी से विकास करने वाले शहरों में से एक है, आप देख सकते हैं। तो इस 100 वर्ड्स में, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया है ना, उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने आंसर को सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। और 8 में से 5-6 नंबर, 6 नंबर तो कहीं नहीं गए अगर आपने इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर लिया। स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो। हिंदी मीडियम वाले जो मेरे भाई बहन हैं वो भी इसी का अनुसरण कर सकते हैं कि क्षेत्रवाद क्या है, एक राजनीतिक विचारधारा है, किस प्रकार से आप चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। मैटर की कोई कमी नहीं है, आपके पास तमाम मैटर मौजूद होंगे। एक क्वेश्चन 100 वर्ड का देखिए, ज्योग्राफी का भी है। राइट अ शॉर्ट नोट ओवर टेम्परेट साइक्लोन, ये लास्ट ईयर यूपी पीसीएस में आया था। अब देखिए ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको डायग्राम बनाने का स्कोप है इसमें, ठीक है। इसका स्कोप है डायग्राम बनाने का। टेम्परेट साइक्लोन यानी कि शीतोष्ण चक्रवात है ये। कैसा है, हिंदी में से कहते हैं शीतोष्ण चक्रवात। अब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन से थोड़ा अलग है क्योंकि इसके बनने की जो फिनोमिना है वो पूरी तरीके से अलग है। तो हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें 6 स्टेजेस हैं इसकी। उस डायग्राम को अगर आपने सही तरीके से बना दिया है और उस डायग्राम को आपने अपने आंसर में एक्सप्लेन कर दिया, तो इस वाले 8 नंबर वाले क्वेश्चन में हो सकता है आपको 6 से 7 मार्क्स मिल जाए, ठीक है। लेकिन ये काम बहुत जल्दी होना है, 6 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। तो मैंने आपके लिए डायग्राम पहले से बना के रखा है ताकि टाइम थोड़ा बचे। ये देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर की शुरुआत आप करेंगे खुद टेम्परेट साइक्लोन से कि वो होता क्या है। टेम्परेट साइक्लोन्स आर दोज साइक्लोन्स विच आर डेवलप्ड इन द टेम्परेट रीजन ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू 2 डिफरेंट एयर मासेस। तो यहाँ पर एयर मास, कोल्ड फ्रंट, एयर फ्रंट जो आपने पढ़ रखा है अपनी प्री की तैयारी के दौरान, उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है, ठीक है। हो सके एक ऐसे इस तरीके से आप बनाइए अर्थ और उसमें दिखाने की कोशिश कीजिए कि ये जैसे मान लीजिए कि एक हायर लैटिट्यूड रीजन ये है
और एक हायर लैटिट्यूड रीजन ये है, तो यहाँ से एक इस तरफ आएगा, एक इस तरफ। तो ये वाला जो रीजन है, यानी कि पोलर रीजन से कोल्ड एयर मास और ट्रॉपिकल रीजन से वार्म एयर मास आएंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे और फिर किसकी शक्ल ले सकते हैं वो, एक साइक्लोन की। ये रही पहली तस्वीर। आप सबसे पहले ये बनाएंगे, बीच में बनाएंगे फ्रंट। फ्रंट क्या होता है? फ्रंट इज अ, कह सकते हैं कि जोन ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू एयर मासेस। दो वायु राशि के बीच में जो है ना विभाजन करने वाली जो रेखा है उसको कहा जाता है फ्रंट। तो ये फ्रंट है, उसके ऊपर क्या है, कोल्ड एयर है, उत्तर, ये नॉर्थ वाला पार्ट हो गया और ये साउथ वाला पार्ट हो गया। यहाँ पर वार्म एयर हो गई, यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर कोल्ड एयर हो गई। इस तरीके से समझ सकते हैं इसको। डायग्राम बिल्कुल सही बनाना है। पहली स्टेज ये है। दूसरी स्टेज देखिए ये है। कोल्ड फ्रंट को मैंने दूसरे कलर से दिखा रखा है, वार्म फ्रंट को ऐसे। ये डायग्राम आपको हर किताब में मिल जाएगा, बस देखना है आपको कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, मैंने सारे डायग्राम नहीं बनाए हैं, सिर्फ तीसरी स्टेज तक बनाया है। ठीक है, तो अगर आपने इस डायग्राम को सही ढंग से पेश कर दिया अपने आंसर लिखने के दौरान, 6 की 6 स्टेजेस, तो इसमें 6 या 7 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक, तो ज्योग्राफी पढ़ के जाइएगा। ओके, तो मुझे लगता है कि इसमें डायग्राम अकेले ही काफ़ी काम कर जाएगा। आधी विजय तो आपकी हो जाएगी अगर आपने सही डायग्राम बना दिया तो। ओके, समझ में आ रही बात? तो ये क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले यूपीपीसीएस में, और यूपीएससी में भी थोड़ा दूसरे तरीके से पूछता है, उसके पूछने का अंदाज थोड़ा सा अलग रहता है ना, इसीलिए तो वो यूपीएससी है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट में, 150 वर्ड्स का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा है। एग्जामिन द आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ मौर्यन एम्पायर विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ एडिक्ट्स एस्टैब्लिश्ड बाय अशोका इन हिज एम्पायर। क्वेश्चन है ये मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के सोर्सेस की बात कर रहा है कि किस सोर्सेस से हमको जानकारी मिल रही है, लेकिन खास तौर पे किसका, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, और उसमें भी स्पेशल रेफरेंस किसका, अशोक का। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करी कैसे जाए, हमारी शुरुआत कैसे होनी चाहिए? शुरुआत ऐसी होनी चाहिए, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसमें कीवर्ड होने को तो मौर्यन एम्पायर भी है, अशोक भी है, लेकिन क्वेश्चन का नेचर कुछ ऐसा है कि आपको ध्यान देना है उसके सोर्सेस पे। तो जरूरी नहीं है कि मौर्य एम्पायर को समझाने लगे कि मौर्य एम्पायर की स्थापना हुई थी, नहीं, इसमें जरूरत नहीं है। ना ही अशोक को यहां पर समझाने की जरूरत है। अशोक और मौर्यन एम्पायर अपने आप में कीवर्ड हैं, लेकिन एक क्वेश्चन का जो वो है ना, जो थीम है, वो आपको कुछ और बताने के लिए कह रही है। तो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन है ना, यानी कि हमें अधिकतर जानकारी किसकी, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर कम टू अस थ्रू वेरियस सोर्सेस, या ऐसे लिख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर कम टू अस थ्रू इट्स आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, मौर्य साम्राज्य की अधिकतर जानकारी हमको कहां से मिलती है, उसके पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है, राइट? ठीक है, एंड पर्टिकुलरली edicts established by Ashoka in his empire, particularly by those edicts which was established by Ashoka in his empire। पहली लाइन आपकी ये होनी चाहिए, by those edicts which were established by Ashoka in his empire। तो पहली शुरुआत मतलब इस आंसर की इस तरीके से कर सकते हैं कि अधिकतर जानकारी हमको कहां से मिल रही है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से, खास तौर पर उन स्रोतों से जिसकी स्थापना
अभिलेखों के रूप में अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में कराई। अब इस क्वेश्चन में हमें एक स्कोप नजर आ रहा है एक रफ मैप बनाने का। तो चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, है ना, आप एक मैप बना सकते हैं रफ, इस तरीके से। ये आपने इंडिया का एक रफ मैप बनाया अपनी कॉपी में, आंसर कॉपी में बनाइएगा इसको। क्या बनाएंगे, एक रफ मैप बनाएंगे इंडिया का इस तरीके से। बिल्कुल स्पष्ट मैप बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मौर्य एम्पायर काफी बड़ा था उस समय, लगभग आज के भारत से बड़ा माना जाता है। इस तरीके से बना लीजिएगा। और हमको ये पता चलती है बात कि मौर्य साम्राज्य की जो सीमाएं हैं उसमें अशोक ने जो एडिक्ट एस्टेब्लिश करवाए हैं वो मेजर रॉक एडिक्ट हैं। तो मेजर रॉक एडिक्ट को आप क्या करिएगा, साम्राज्य की सीमा पे दिखाइएगा। साम्राज्य की किस में दिखाइएगा, सीमा पर दिखाइएगा। ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया है दरअसल ये मेजर रॉक एडिक्ट है, ठीक है। मैप बना के किनारे रखिएगा, उसको एग्जामिनर देखेगा, उसको बात समझ में आएगी कि तुमको ये बात पता है, ठीक है। साथ में आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि अशोक के एडिक्ट हैं क्या चीज। तो तुम लिखोगे कि अशोकन एडिक्ट्स, Ashokan edicts are inscribed over different surfaces, यानी कि अलग अलग सतहों पर इसको मतलब उत्कीर्ण किया गया है। कैसे, इन द फॉर्म ऑफ मेजर रॉक एडिक्ट, मेजर पिलर एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट, मैं इसको MIRE लिख रहा हूं, और माइनर पिलर एडिक्ट, एंड केव इंस्क्रिप्शंस, एंड केव इंस्क्रिप्शन। इस तरीके से आपकी दूसरी लाइन चलेगी कि अशोकन स्टैब्लिश्ड हिज एडिक्ट्स टुवर्ड्स एम्पायर, ठीक है, एंड इट वाज इंस्क्राइब्ड ओवर डिफरेंट सरफेसेस, on the rocks, on the pillars and on the caves in different languages also। इसमें अलग अलग भाषाओं और स्क्रिप्ट में, अरमाइक, खरोष्ठी, ग्रीक, इन सब चीजों का भी जिक्र अपने आंसर में करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ेगा। इसके बाद आप क्या जिक्र करेंगे कि मेजर रॉक एडिक्ट में आखिर क्या जानकारी मिलती है। मेजर रॉक एडिक्ट टेल्स अबाउट व्हाट, दो बातें इसके बारे में लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम आगे पहुंचे इसमें मेजर पिलर एडिक्ट में, यानी कि MPE, जिसको आप मैप में कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं, किताबों में ऐसे दिखाया गया है। तो मेजर पिलर एडिक्ट्स आर एस्टेब्लिश्ड इन द मेन सिटीज अलोंग विद द रोड्स। जो पिलर एडिक्ट्स हैं उसको कहां पे स्टैब्लिश किया गया है, मुख्य शहरों में, कहां, सड़कों के साथ साथ। इस तरीके से दिखा सकते हैं। एक आध एग्जांपल दे सकते हैं आप कि इसमें अशोक की किस चीज के बारे में जानकारी मिलती है। ये काम आप करेंगे, पढ़ने के बाद ही पता चल पाएगा कि व्हाट मेजर रॉक एडिक्ट टेल्स एंड व्हाट अबाउट द मेजर पिलर एडिक्ट्स टेल्स अबाउट अशोक एम्पायर। ओके, लाइकवाइज we also have minor rock edict। हमारे पास और क्या है, यानी कि लघु शिलालेख भी मौजूद हैं, which are majorly concentrated in the south and the central part of his empire। माइनर रॉक एडिक्ट जो है ना, जो लघु शिलालेख है वो मुख्य रूप से कहां पर केंद्रित है, इन द सदर्न एंड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ हिज एम्पायर, southern and central part of his empire। ये सब चीजें इसमें लिखेंगे। ऐसे ही कुछ बातें और लिखनी होंगी आपको माइनर पिलर एडिक्ट के बारे में। आप हो सके तो लुम्बिनी का उदाहरण दे दीजिएगा एक। इस प्रकार से
पिलर एडिक्ट, मेजर रॉक एडिक्ट, मेजर पिलर एडिक्ट, ये सारे कलेक्टिवली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं किसके बारे में, मौर्य एम्पायर को जानने के बारे में। जाहिर सी बात है, ये किस बात की घोषणा है कि उस समय पेपर जैसी कोई चीज नहीं थी। अगर पेपर होता तो ये सब अशोक को करने की जरूरत नहीं थी। पेपर नहीं रहा होगा और अपनी घोषणाएं किसी न किसी माध्यम से करनी जरूरी है, तो अशोक को क्या बात समझ में आई, क्यों ना एडिक्ट्स में अपनी बातें लिखवाई जाए। एक बात और बता रहा हूं मैं आपको लास्ट में, हो सकता है आपको, आप में से कईयों को ना पता हो, और वो ये कि जो मेजर रॉक एडिक्ट है, आपको किताबों में लिखा रहता है 14 रॉक एडिक्ट, यानी कि 14 शिलालेख। दरअसल 14 शिलालेख ना होकर ये क्या है, 14 पंक्तियां हैं जो उत्कीर्ण करी गई हैं उन शिलालेखों में जो अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। सो वी हैव 10 डिफरेंट sites from where these major rock edicts are discovered, जैसे कालसी, गिरनार, सोपारा, सहबाजगढ़ी, धौली, जौगढ़। These are the name of sites where these rock edicts are discovered, and each rock edicts consist of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lines. So in books we read the first rock edict. The first rock edict means first. Means what? First rock edict means the first line, which is similar in all those edicts which are found in different part of India in Mauryan Empire. भाषा अलग हो सकती है। हो सकता है कि पहली लाइन में लिखा है कि मैं आज यहां जाऊंगा, तो हो सकता है कि दूसरे रॉक एडिक्ट में दूसरी भाषा में लिखा होगा दैट आई एम गोइंग समवेयर टुडे। बात एक ही है, लेकिन उस चीज को क्या कहा जाएगा, फर्स्ट रॉक एडिक्ट। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है कि मैं जो कहना चाह रहा हूं। रॉक एडिक्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कुछ नहीं है। फर्स्ट का मतलब यहां पर पहली पंक्ति से है, ठीक है, और वो 10 डिफरेंट साइट्स हैं जहां से ये मेजर रॉक एडिक्ट मिले हैं। ओके, तो ये रही आज हमारा छोटा सा सेशन। आपको आंसर लिखने में इसमें थोड़ी मदद मिलेगी। अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन दिमाग में है कि सर इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो बने रहिए AIMS के साथ और पढ़ाई करते रहिए, आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।